कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तुमने ड्रिंक की है? सानवी ने कहा तो रोहित ने अपना सर झुका लिया। सॉरी कहता हुआ वो आगे बढ़ने को हुआ कि सानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कल डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे। मैं लॉयर से बात किया था। अब तुम्हें 1 महीने तो क्या, एक भी दिन इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए जाने कितनी बार उसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। सानवी उसके सामने आ खड़ी हुई तो देखा उसकी आंखें लाल थी। रोनीत, मेरी एक बात मानोगे? बस एक आखिरी बात। वो उसे देखते ही बोली तो उसने हाँ में सिर हिलाया। सानवी बोली, ये ड्रिंक करना क्यों शुरू कर दिया, वो भी इतना ज़्यादा? देखो, मैं तुम्हें माफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये इतना आसान नहीं है मेरे लिए, पर प्लीज़ तुम खुद के साथ ऐसा मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी आगे बढ़ो। कल के बाद शायद वापस कभी हम एक साथ ना रहें। और जैसे हमारी शादी हुई है पहली बार, तुम्हारी आंखों में सच दिख रहा है। एक ऐसा इंसान जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे एक अच्छी शुरुआत करने दो। मुझे भूल जाओ और पिछले समय में जो हुआ वो भी। रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ। इतनी भी आदत मत लगाओ अपनी कि मुश्किल हो जाए। आज जब हमारा रिश्ता ख़त्म होने को आया है, फिर भी पहले जैसा अपना फ़र्ज़ निभा रही हो तुम। और मैं कैसे भूल जाऊं कि जब से रिश्ता जुड़ा था हमारा, तब से लेकर आज तक बस तुम्हें हर्ट किया है। खुद से ही नफ़रत होने लगी है सानवी मुझे, वो बोला। खाना ले आऊं रूम में? सानवी ने बात बदलते हुए पूछा तो उसने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, भूख नहीं है, कहता हुआ वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं सानवी अब भी अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। काश थोड़ा पहले तुम ऐसे होते, काश तुमने पिछले 2 सालों में ये महसूस किया होता जो आज कर रहे हो, तो शायद मैं अपना फैसला बदल सकती। मुझे वाकई बुरा लग रहा है इस हालत में तुम्हें देखकर, पर एक सच ये भी है कि मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती, खुद से ही कहते हुए वो गेस्ट रूम की तरफ चली गई। अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थे। रोनित टी शर्ट और ट्राउज़र में ही वहाँ आया। उसे देख उसकी माँ कुछ हैरान हुई। रोनित बेटा, आज छुट्टी है क्या तेरी जो तैयार नहीं है, वरना तो इतने टाइम तक तू निकल जाता है ऑफिस के लिए। नहीं, छुट्टी नहीं है, पर आपके लिए एक खुशखबरी है। जो चाहती थी आप वही हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं चाहा ना आप सब ने, तो बस आज आपकी मुराद पूरी हो रही है। क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो तुम? कुछ ठीक से बोलोगे सीधे सीधे? वो कुछ भड़कती हुई बोली। सानवी और मेरा डाइवोर्स हो जाएगा आज, और वो हमेशा के लिए चली जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा खुशी तो आपको ही होगी ना, तो वही बता रहा हूँ। कुणाल बोला। रोनित भाई, तो आप इसमें इतना क्यों इमोशनल हो रहे हैं? अच्छा ही है कि वो आपकी लाइफ से, तुझे पहले भी मना कर चुका हूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा आप। इनफैक्ट तू ही नहीं, बाकी सब भी नहीं। मैं वही करूँगा आप जो मुझे सही लगेगा। कहता हुआ वो बिना ब्रेकफास्ट के ही बाहर निकल गया। थोड़ी देर में उसके साथ वकील साहब आए और उनके पास ही डाइवोर्स के पेपर भी थे। सानवी और रोनित दोनों ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे और अब वो अपने इस रिश्ते से आज़ाद थे। जहां रोनित की फैमिली खुश थी सानवी से रिश्ता खत्म होने पर, वहीं रोनित को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर अब वो कर भी क्या सकता था। बहुत अच्छा हुआ छुटकारा मिला तुमसे। अब देखना मैं कैसे अपने बेटे की एक अच्छी लड़की से शादी कराती हूँ। सानवी किचन में पानी पीने आई थी कि रोनित की माँ उसे देखते ही बोल पड़ी। मेरी एक्स सासू माँ, इतना भी मत गिर जाइए कि बाद में खुद को ही पछतावा हो और आपका बेटा भी आपके हाथों से निकल जाए। वैसे भी इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद वो यहाँ नहीं रहना चाहता, तो कम से कम अब तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसे खुशी मिले, जो वो चाहता है। वो पानी का गिलास मुँह से लगाते हुए बोली। वहीं उसकी बात सुनकर रोनित की माँ काफ़ी हैरान हुई, ये जानकर कि रोनित उन सबके साथ नहीं रहना चाहता। सानवी ने अपनी पैकिंग कर ली थी और वहाँ से निकल रही थी कि रोनित बोला वो उसे छोड़ देगा स्टेशन तक। नहीं रोनित, मैं चली जाऊँगी, तुम परेशान मत हो मेरे लिए, उसने छोटा सा जवाब दिया। माना कि हमारा कोई रिश्ता नहीं अब, लेकिन दोस्त तो बन सकते हैं ना? रोनित ने काफ़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, तो सानवी हल्का सा मुस्कुराई। हर मोड़ पर जहाँ ज़रूरत हुई तुम्हें, वहाँ कोशिश करूँगी सही रास्ता दिखाने की, वो बोली तो रोनित ने बस हाँ में सिर हिलाया।
कैन आई हग यू लास्ट टाइम, सानवी ने जाने क्या सोचते हुए कहा। इतना आसान तो नहीं होता एक रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करना, वो भी जिसमें जन्म जन्म का साथ देने की उम्मीद रही हो। रोनित जो कि अपने होठों को पीछे खड़ा था, उसकी आंखें पनीली थी। उसने बस सिर हिला दिया और सानवी ने टाइटली उसे हग कर लिया। उसकी आंखें भी बह रही थी। बाय, अपना ख्याल रखना, वो कुछ देर बाद उससे अलग होते हुए बोली और फिर उसकी तरफ देखे बिना टैक्सी लेकर निकल गई, छोड़कर एक दलदल को और उस जिंदगी को जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। तुमने बहुत बड़ा सबक दिया है सानवी, शायद ये तलाक ना होता, तुम ऐसे अलग ना होती तो कभी ना समझ पाता कुछ, पर वादा रहा, अब एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करूँगा, वो खुद से ही बोला। सानवी रोनित से तलाक लेकर अपने घर वापस आ चुकी थी और अपना सारा ध्यान बुटीक के काम में लगाया था उसने। कोमल और सानवी ने बुटीक में बहुत मेहनत की थी, जिससे वो काफ़ी अच्छा चलने लगा था। इधर शिखा जी को भी समझ आ गया था कि ज़बरदस्ती के रिश्ते में कोई खुशी नहीं होती और वो मान चुकी थी प्रेरणा और आदित्य के रिश्ते को। दोनों ने शादी कर ली थी और आदि प्रेरणा को शादी के बाद अपने साथ लेकर जा चुका था। इसी में काजल ने एक बेटी को जन्म दिया था जो कि अब 2 महीने की हो चुकी थी और बच्ची के आने से सबके जीवन में खुशियां दौड़ रही थी। व्योम ज़्यादातर उसके साथ ही समय बिताता था। हॉस्पिटल से आने के बाद तो बस बच्ची के साथ खेलना। सानवी और उसकी दोस्ती भी इस बीच काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। सानवी इस वक्त अपने रूम में थी और व्योम को कॉल कर रही थी, पर वो रिसीव नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसे कुछ गुस्सा आया और वो लगातार ही किए जा रही थी। अब ये इंसान समझता क्या है खुद को, वैसे तो बड़ी फिक्र होती है डॉक्टर साहब को मेरी, और अब पता नहीं कहाँ गायब है 2 दिन से, कोई कॉल मैसेज नहीं, और तो और मुझे भी रिप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ मैं मर रही इनकी टेंशन लेकर, वो खुद में बुदबुदाई और फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया। अरे बिट्टी क्या हुआ, किस बात का गुस्सा उतारा जा रहा है जो फ़ोन फेंक रही है, कोमल उसके पास आती हुई बोली। नहीं भाभी, कुछ भी नहीं, उसने झट से इनकार किया। अच्छा जी, तो मुझे नहीं बताएगी मेरी बिट्टी, नंदोई ढूंढ रही हो क्या मेरे लिए, जिनके लिए ये नाराज़गी है, कोमल उसे छोड़ते हुए बोली। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस व्योम को कॉल कर रही थी और पता है आपको, उन्होंने मेरी कॉल तक रिसीव नहीं की। 2 दिन से यही हो रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है ये बंदा। काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है भाभी, सानवी चिढ़ते हुए बोली। परेशान मत हो बच्चा, वो डॉक्टर है, कहीं व्यस्त होंगे, टाइम मिलने पर कॉल कर लेंगे तुझे, और तू तब अच्छे से सुना देना उन्हें, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सानवी उसके गले लग गई। मैं बात ही नहीं करूँगी, अब वो उसके गले से लटकते हुए बोली। उसका बचपना वापस आ चुका था जब से वो इस घर में आई थी। सानवी, तुम्हें मयंक जी बुला रहे हैं बाहर, कोमल ने कहा तो वो हाँ में सिर हिलाते हुए कोमल के साथ बाहर आई, जहाँ शोभा जी और मयंक बैठे थे। भाई आपने बुलाया, शोभा जी बोली, आ बैठ मेरे पास। मयंक बोला, बिट्टी क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना, आप और माँ दोनों कुछ कहना चाहते हैं क्या? उसने मयंक और शोभा जी को साथ देखा तो बोल पड़ी। मयंक बोला, मैं सोच रहा था क्यों ना आज बाहर खाने पर चले। वाह भाई, सच्ची बहुत मज़ा आएगा, कितने लंबे टाइम बाद हम सब साथ जा रहे हैं कहीं बाहर, वो खुश होते हुए बोली। बेटी अब तू ही समझा इसे, मैं कह रही थी जल्दी आया है तो कोमल के साथ चला जाए, दोनों घूम आए, और ये सबको साथ चलने का बोल रहे हैं दोनों। शोभा जी मयंक के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी। भाई ठीक तो कह रही हैं माँ, आप दोनों जाइए, वैसे भी कम ही टाइम मिलता है आप दोनों को, उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात रखी, पर कुछ उदासी ज़रूर घेर चुकी थी उसे कुछ याद करके। अपनी मैरिड लाइफ को सोचकर कभी भी उसे ऐसा मौका नहीं मिला था कि वो ऐसे पल अपनी लाइफ में जिए। पर बिट्टी कम से कम तू तो चल हमारे साथ, कोमल बोली। बिल्कुल भी नहीं, मैं आप दोनों के बीच जाकर क्या करूँगी, आप जाइए, कहती हुई वो वहाँ से सीधा किचन में चली गई और गहरी गहरी सांसें भरने लगी। नहीं बिट्टी, तू क्या सोच रही है, वो सब बीत गया, और वैसे भी तेरी ही तकदीर शायद ऐसी नहीं थी कि कोई ऐसा पार्टनर मिले तुझे जो तेरी हर विश पूरी कराता, तेरी ख्वाहिशों का ध्यान रखता, वो खुद से ही बोली। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गिलास पानी पिया। उसके कहने के बाद मयंक और कोमल दोनों रूम में रेडी हो रहे थे। कोमल ने देखा मयंक किसी सोच में डूबा है और शर्ट अभी भी हाथ में ही पकड़ रखी है।
तो जल्दी से अपने बाल संवारते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। मयंक जी, किस सोच में डूबे हैं? रेडी होइए ना, वरना लेट हो जाएगा हमें। कुछ नहीं, कहते हुए वो शर्ट चेंज करने लगा। उसने देखा कोमल खुश नज़र आ रही थी तो उसकी खुशी ज़ाया नहीं करना चाहता था, जबकि वो सच में चिंतित था। सानवी जैसे बाहर सबके सामने से अलग गई थी और उसके चेहरे को उसने नोटिस किया था। अपनी बहन के लिए उसे वाकई बुरा लग रहा था। साथ ही वो अब कुछ सोच भी रहा था सानवी के लिए। जानता हूँ इतनी जल्दी शायद तू ना माने, लेकिन तुझे ऐसे नहीं देख सकता मैं समझता हूँ तुझे। तू कितनी आसानी से अब अपनी फीलिंग्स छुपाने लगी है, मुस्कुरा देती है ताकि कुछ पता ना चले, लेकिन आज भी वो सब नहीं निकाल पाई है तू, कहीं ना कहीं अपने जहन से। पर तेरा भाई तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की भरपूर कोशिश करेगा। वो सानवी के बारे में सोचकर मन ही मन बोला। आपका मन नहीं है तो रहने देते हैं। कोमल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने उसकी तरफ देखा। कोमल ने देखा वो खुद में ही खोया है, इसलिए बोली, मेरा मन तो वही होता है जहाँ तुम और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को मिले। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, बातें बनाना बहुत आता है आपको? वो हंसते हुए बोली तो मयंक ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। सच्ची बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ तो मुझे कहीं भी अच्छा लगता है। बाहर तो सबकी खुशी के लिए जाने का बोला, बाकी तुम भी जानती हो खाना मुझे घर का ही पसंद है। मयंक ने कहा तो वो मुस्कुराई। चलो अब, मयंक ने कुछ पल बाद बोला। जी बिल्कुल, कहकर वो उससे अलग हुई। इधर व्योम एक केस में काफ़ी उलझा हुआ था और फिर बाहर जाना पड़ा था दूसरे हॉस्पिटल भी इमरजेंसी होने पर, इसलिए 2-3 दिन से काफ़ी बिजी रहा था। अभी वो डिनर करके अपने रूम में आया था। उसके गोद में 2 महीने की काशवी थी। मेरी प्रिंसेस ने मिस किया मामू को? मामू ने तो आपको बहुत मिस किया एंजल, वो उसके माथे को चूमता हुआ बोला। तो बच्ची के होठ कुछ मुस्कुराए। व्योम तू सो जा, थका होगा, उसके साथ कल खेल लियो, काजल उसके रूम में आते हुए बोली। व्योम ने काशवी को बेड पर लिटाया था और उसके चारों तरफ खिलौने बिखेर दिए। दी, थोड़ी देर रहने दीजिए, इसे देखते ही वैसे भी सारी टेंशन दूर हो जाती है मेरी। वो प्यार से काशवी के नन्हे नन्हे हाथों में अपनी उंगलियां पकड़ाता हुआ बोला। काशवी ने भी उसकी उस उंगली को कसकर पकड़ लिया था जो देख काजल मुस्कुरा उठी। काजल बोली, लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है मामू और भांजी की। मैं अभी से नींद आ रही थी और अब देखो मैडम को मामू से मिलते ही कैसे खेल रही है। दी, आपको जेलसी हो रही है कि कभी मुझे ज़्यादा प्यार करती है? उसने हंसते हुए पूछा। बच्चू मेरी बेटी है और मुझसे ही ज़्यादा प्यार करती है, समझा तू? काजल ने कहा और काशवी को गोद में उठा लिया। सुला लीजिए अब मेरी एंजल को, बाकी अपने बेटू से मामू कल मिलते हैं, वो उसके गाल छूकर बोला। तू भी आराम कर, अब लैपटॉप और फ़ोन लेकर मत बैठ जाना, काजल ने उसे वार्न करते हुए कहा तो उसने सिर हिलाया। काजल काशवी को अपने साथ लेकर चली गई। उसने अब अपना फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें कई कॉल्स आए थे। इतने सारे कॉल्स, वो भी सानवी के। नॉर्मली तो वो मुझे कॉल करती ही नहीं, मैं ही करता हूँ, और आज 10 बार किए हैं इसने। सब ठीक तो होगा ना? वो खुद में ही बोला और उसका नंबर डायल कर दिया। पर सानवी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही बिस्तर पर लेटी थी, उसका नंबर देखते ही उसने कॉल कट कर दिया। कॉल क्यों कट किया अब इसने? ये लड़की भी ना सच में पागल कर देगी। पहले खुद ही कॉल किया और अब कट कर रही है, वो बड़बड़ाते हुए बोला और मैसेज टाइप करने लगा। पिकअप द कॉल। सानवी ने वो मैसेज देखा तो उसका मुंह बन गया और टाइप करने लगी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। और वो क्यों? कॉल तो तुमने ही किया था और तब मैं बिज़ी था, इसी वजह से नहीं उठा पाया, और अभी टाइम मिला जब घर आया तो सोचा देखूं क्यों किया था तुमने। हाँ तो रहने दीजिए और रहिए बिज़ी आराम से। सानवी यार, इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? आपको सच में इतनी सी बात लग रही है? 2 दिन से आपने ना कॉल किया और ना ही कोई टेक्स्ट। मैं कितना परेशान हो गई थी, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। मैं बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी और फिर भी आपका कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो मैंने खुद से कॉल किया आपको। अच्छा बाबा, सॉरी, बट सच में काफ़ी बिजी रहा और फिर ध्यान ही नहीं रहा कि कोई इतनी शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं आपका कोई वेट सेट नहीं कर रही थी, समझे आप?
अच्छा जी, मान लिया, पर ये बताओ आज मिस रघुवंशी का मूड क्यों अपसेट है? किसने कहा कि मैं अपसेट हूँ? व्योम का मैसेज देख उसे कुछ हैरानी हुई कि बिना बताए वो कैसे जान गया कि सच में वो परेशान थी। उसे जब पुराना सब कुछ बार बार याद आ रहा था, इसलिए। किसी के कहने या तुम्हारे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूर हूँ तो क्या हुआ, इतना समझने लगा हूँ अब तुम्हें। और तुम्हारा चिड़चिड़ापन तभी ज़्यादा होता है जब तुम अपसेट रहो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मूड ऑफ होने पर तुम मुझे आप बोलती हो। मेरा मजाक बना रहे हैं? जाइए, मुझे बात ही नहीं करनी, गुड नाइट। उसका मैसेज देखकर व्योम हंस पड़ा था। वो चिढ़ी थी और उसे ऐसे परेशान करके ही अक्सर वो उसकी तकलीफ भुला दिया करता था। और सानवी सब भूल कर बस उससे लड़ने लगी थी और अभी भी यही हो रहा था। हार गई तो गुड नाइट, सही है मैडम। हारे नहीं हैं हम, सानवी रघुवंशी कभी हारती नहीं, खासकर तुमसे तो कभी नहीं। नहीं भरोसा हो तो आइए हमारी रामनगरी, अगर यकीन ना हुआ तो कहिएगा। अरे हाँ, मान गया, सानवी रघुवंशी अयोध्या की डॉन बन चुकी है, उसके सामने कोई नहीं टिकता। और इस मैसेज पर दोनों ही हंस पड़े। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। सानवी उससे हुई बातों को सोचकर खुद में ही मुस्कुरा रही थी। ये वही शख्स था जो पहली मुलाकात में उसे बिल्कुल भी नहीं भाया था। बिल्कुल अकड़ू सा था और कितना कम बोलता था। पर जब से इसे जाना है, जब से वो समझने लगी थी कि बस देखने में ही सीधा था, वरना तो टेढ़े जवाब देकर रोते हुए शख्स को भी हंसा सकता है। उसे व्योम से बात करके अलग ही खुशी मिलती थी और अब तो उससे बात करना रूटीन में शामिल हो गया था उसके। पर जब से इसे जाना था, तब से वो समझने लगी थी कि बस देखने में ही सीधा था, वरना तो टेढ़े जवाब देकर रोते हुए शख्स को भी हंसा सकता है। उसे व्योम से बात करके अलग ही खुशी मिलती थी और अब तो उससे बात करना रूटीन में शामिल हो गया था उसके। जाने कब इन्हीं सोच विचारों में उसकी आंख लग गई और वो नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह शोभा जी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उन्होंने फ़ोन रखा ही था कि दामोदर जी, जो कि अखबार पढ़ रहे थे, बोले, शोभा, इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन था? जी, वो दीदी का था, कह रही थी कि आज शाम तक आएंगी तो मयंक को भेज दे स्टेशन उन्हें लाने। अरे ये तो काफ़ी अच्छी बात है, सानवी की शादी के बाद अब जाकर उन्हें समय मिला है आने का। अपनी बहन के आने की बात सुनकर वो खुश थे। जी जी, मैं मयंक को बेल देती हूँ, लेते आएगा उन्हें स्टेशन से, शोभा जी ने कहा तो उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा, उससे पहले मेरी चाय दीजिएगा, कब से बैठा हूँ मैं और किसी को सुध ही नहीं कोई, वो बोले। कोमल तैयार हो रही होगी जाने के लिए और सानवी भी देर से उठती है, फिर जाना भी रहता है, उन्हें तो दिमाग से निकल गया होगा, मैं लाती हूँ, आप बैठिए, कहकर वो किचन की तरफ बढ़ी। पर बुआ जी के आने की खबर सुनकर उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी, क्योंकि सानवी की बुआ से कम ही बनती थी और उसके तलाक का जानकर वो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगी, जिससे घर का माहौल बिगड़ेगा, वो ये अच्छे से जानती थी। शाम को बुआ जी घर आ चुकी थी मयंक के साथ। वो दामोदर जी और शोभा जी से मिली। शोभा जी ने उनके लिए चाय नाश्ता पहले ही बना लिया था, तो थोड़ी देर सब साथ ही बैठकर बातें करने लगी। बुआ जी बोली, भाभी, बहू कहाँ है, दिख नहीं रही, मायके गई है क्या? शोभा जी बोली, नहीं दीदी, यही है, बस अपने काम पर गई है, बिट्टी भी उसी के साथ है, 1-2 घंटे में आ जाएंगी। उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा। काम? बहू काम पर जाती है और बिट्टी भी यही है, ससुराल नहीं गई क्या वो? उन्होंने काफ़ी हैरान होते हुए सवाल किया। जी दीदी, अपना काम शुरू किया है दोनों ने मिलकर और आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है, और हमें भी कोई परेशानी नहीं है उनके काम करने से। और रही बात बिट्टी की, तो उसका तलाक हो गया है अपने पति से, तब से वो वहीं है। शोभा जी बुआ जी का सवाल सुन दामोदर जी को देखने लगी थी, तो दामोदर जी ने ही उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, तलाक? इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने हमको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? बच्चों को समझाने के बजाय तुम दोनों ने इतना कुछ हो जाने दिया। रिश्ता टूटने पर क्या क्या महसूस करना पड़ता है लड़की और घर वाले को, इस बात का अंदाज़ा तो रहा ही होगा तुम्हें। वो शोभा जी से कुछ गुस्से से बोली, बुआ, आप चलकर आराम कीजिए, थक गई होंगी, बाकी की बातें तो होती ही रहेंगी, मयंक वहाँ आते हुए बोला। दीदी, आप चलिए, आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद जैसे ही खाना बन जाएगा बुला लेंगे। शोभा जी अपनी जगह से उठते हुए बोली। तो बुआ जी शोभा जी के साथ कमरे की तरफ बढ़ गई।
कोमल और सानवी को आज ऑटो लेकर ही आना पड़ा क्योंकि मयंक पहले ही घर आ चुका था। वो आपस में बातें करते हुए अंदर आई तो देखा शोभा जी किचन में थी। माँ किचन में क्यों हैं? आज काम वाली जल्दी चली गई क्या? सानवी बोली। पता नहीं, मैं देखती हूँ, कहकर कोमल किचन की तरफ बढ़ी। मम्मी आप क्यों बना रही हैं खाना? कोमल ने कुछ आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मेड अभी भी थी और शोभा जी खाना नहीं बनाती थी। कोमल बेटा दीदी आई हैं, बताया तो था तुम लोगों से सुबह, और फिर तुम भी देर कर दी थी तो मैं ही बनाने लगी। और तुम तो जानती हो ना कि उन्हें खाना बाहर का कोई बनाए बिल्कुल नहीं पसंद। शोभा जी ने सब्जी धुलते हुए कहा। सॉरी, वो काम ज़्यादा हो गया था मम्मी, इसलिए लेट हुआ। आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ ये सब, वो उनके पास आती हुई बोली। वाह माँ, बुआ आई हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं, मैं अभी मिल कर आती हूँ उनसे, सानवी ने खुश होकर कहा तो शोभा जी मुस्कुराई उसका बचपना देखकर। मम्मी आप जाइए, मैं बनाती हूँ खाना, कोमल ने कहा तो शोभा जी वहाँ से चली गई। कोमल ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में डाला और फिर काम करने लगी। मैम साहब मैं घर जाऊँ, आज तो देर भी हो गई मुझे भी यहाँ काम करते हुए, काम वाली ने कोमल से पूछा। ठीक है जाओ, बाकी का मैं कर लूँगी, खाना भी लगभग बन ही गया है, कोमल ने कहा तो वो भी घर चली गई। आते ही यहाँ लग गई, चेंज भी नहीं किया। मैं तो रूम में वेट कर रहा था और तुम्हें हस्बैंड से पहले किचन ही दिखा। किचन में अकेले कोमल को काम करता देख वो उसके पास आ गया था। हस्बैंड जी, बुआ जी आई हैं और आप जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो सीधा फटेंगी मेरे सिर पर, तो अभी उन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो रेगुलर ही रहते हैं। वो मुस्कुराते हुए रोटी के लिए आटा गूंथते हुए बोली। अच्छा जी, तो परमानेंट जो पास है उसकी कोई कद्र ही नहीं है। वो कोमल की खुली कमर को हल्के से पिंच किया। आउच, वो उसे देखने लगे। आप मुझे काम करने दीजिए और जाइए यहाँ से, वो अपने एक हाथ से उसे हल्के से धक्का देते हुए बोली। आई लव यू। मयंक ने उसकी गर्दन पर पीछे से ही किस किया। कोमल ने अब अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा तो वो मासूम सा चेहरा बनाए उसे देखने लगा। वो मुस्कुरा उठी। मैं कुछ हेल्प करूं? लाओ मैं रोटी सेकता हूं, तुम बेल दो। मैं कर लूँगी, बस थोड़ा सा ही है। थक गई होगी यार। और बिट्टी भी कहाँ गायब हो गई, उसे भी भेज दूं? वो बुआसी के पास गई है। आप परेशान मत होइए, मैं आती हूँ ना सब फिनिश करके। पर अभी आप जाइए वरना बुआ जी बोलेंगी जोरू के पल्लू से बच गया है उनका लाडला। वो मुंह बनाते हुए बोली तो मयंक को हंसी आ गई। सच में बुआ के आने पर तो सास बहू वाले रिश्ते की फीलिंग आती है इस घर से, वरना तो लगता ही नहीं कि तुम और माँ सास बहू हो। अच्छा जी, तो मुझे परेशान होते देख बहुत मज़े आते हैं आपको। आपको बताती हूँ मैं आज। ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगा। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से एक एप्पल उठाया और खाते हुए बाहर निकल हाल में बैठ गया और टीवी ऑन कर ली, पर नज़र कोमल पर ही जा रही थी। इधर सानवी बुआ जी के पास बैठी थी। कुछ देर की हालचाल के बाद बुआ जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू परेशान मत हो, तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लाऊंगी मैं इस बार, जो तुझे पलकों पर बैठा कर रखेगा। बुआ बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लड़का खोजने की, क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी अब। वापस से उन्हीं चक्करों में नहीं पड़ना, वो हड़बड़ाकर बोली। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आए थे दूसरी शादी की बात सुनकर, और कितना घबरा गई थी वो ये सब सुनकर। क्यों नहीं करना? कब तक इसी घर में रहेगी बेटा? बेटियों का घर ससुराल ही होता है। और पता नहीं क्या सोचकर तुमने तलाक ही दे दिया किसी रिश्ते में। अगर एक सही नहीं तो दूसरे को संभालना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए, लेकिन तुमने तो सीधा खत्म ही कर दिया सब कुछ। और दूसरे तुम्हारे माँ बाप, इनको तो कोई पड़ी ही नहीं है बेटी की, बुआ जी बोले जा रही थी। और शानवी जितना सब कुछ बोलने की कोशिश करती सब सामने आ जाता था, और बुआ जी की बातों से आज फिर उसे काफ़ी हर्ट हो रहा था और पिछली यादें घूमने लगी थी दिमाग में। बिट्टी तू जाकर देख कोमल खाना बना चुकी कि नहीं। शोभा जी दरवाजे पर खड़ी बुआ जी की बातें सुन चुकी थी तो वो बोली, और साथ ही सानवी को इशारा किया वहाँ से निकलने का। उसके चेहरे की तकलीफ़ ही समझ रही थी तो उन्होंने बहाने से उसे भेजा ताकि बुआ जी को भी बुरा ना लगे। सानवी ने बस सिर हिलाया और वहाँ से अपने रूम में आई और आते ही बिस्तर पर उल्टा गिर गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे और पिलो को कसकर अपने सीने से लगा लिया था उसने।
क्यों? आखिर सब मेरे ही पीछे पड़े हैं शादी को लेकर। मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी दोबारा से। क्यों नहीं समझते कि मुझे भरोसा नहीं रहा अब इस प्यार और शादी पर। की तो थी शादी, क्या रहा उसका नतीजा? और प्यार भी तो नहीं बने शायद ये रिश्ते मेरे लिए। कहते हुए उसने अपने आंसू साफ किए। और किसने कहा कि ये रिश्ते तुम्हारे लिए नहीं बने? सानवी ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो व्योम को देखते ही उठकर बैठ गई। सानवी बोली, तुम? व्योम बोला, मैं। जब तुम इतना परेशान होगी, अपनी तबीयत रो रो कर खराब कर लोगी, उससे पहले मुझे तो आना ही होगा ना। सानवी ने कुछ नहीं कहा, बस शांत सी उसे देखती रही। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी ने अपनी जगह बनाने लगी थी। हे, रोते नहीं है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। जो हुआ पहले वो बस तकदीर का लिखा था, और जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा कभी या फिर तुम्हारे साथ नहीं है, उन रिश्तों के लिए क्यों रो रही थी? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है तुम्हारी। मैंने कितनी बार कहा उन यादों को भी खुद पर हावी मत होने दो। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तो ये रिश्ता क्यों नहीं देखता? क्या हम कुछ नहीं हैं? वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला और अपने दूसरे हाथ से उसकी आंखों में आई नमी को साफ करने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पर सबकी बातों से हर्ट होता है मुझे, और जब सब वही बातें दोहराते हैं तो। बोलते बोलते वो रुकी। व्योम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस फालतू का कुछ नहीं सोचते, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। कहते हुए उसने सानवी के सिर को चूम लिया। बिट्टी, आजा, खाना रेडी है, नीचे से कोमल की आवाज़ आई। जाओ खाना खा लो। क्यों, तुम्हें नहीं खाना? तुम भी चलो। कहते हुए उसने अपना चेहरा उठाया तो पाया कि वो है ही नहीं। व्योम, व्योम, ये कहाँ गए? वो इधर उधर देखने लगी तो पाया कि वो था ही नहीं, बस शायद उसकी कल्पना थी। व्योम कहाँ आएगा यहाँ? हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ? व्योम क्यों दिखे मुझे? उसने खुद से ही सवाल किए, और आईने के सामने आकर अपना चेहरा देखा तो लाल हो गया था रोने पर। उसने वॉशरूम में जाकर मुंह धुला। शायद ज़्यादा ही बातें होने लगी है। व्योम से सब कुछ शेयर करती हूँ, इसी वजह से उनके होने का एहसास हुआ, बस और कुछ नहीं। उसने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों की आवाज़ को एक बार फिर नकारा था, जो व्योम के एहसास पर तीव्र हो जाती थी। व्योम की आज हॉस्पिटल में छुट्टी थी। वो घर पर ही था और सामर्थ्य जीजू के बाट बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा सानवी सो हो रहा था। साले साहब, आ गया आपका फ़ोन, अब तो आप हो जाएंगे बिजी। जीजू, आप भी मत शुरू हो जाइए, अभी दी कम नहीं है, उन्होंने तो देख लिया तो बस शुरू हो जाएंगे शादी का किस्सा लेकर। वो बोला, तो प्रॉब्लम क्या है? जब आप प्यार करते हैं उससे तो। सामर्थ्य के ये कहते ही व्योम कुछ हैरानी से उन्हें देखने लगा। नहीं जीजू, आप गलत समझ रहे हैं, मैं उससे प्यार नहीं करता, उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। तो सामर्थ्य जीजू मुस्कुराए और उन्होंने व्योम के कंधे पर हाथ रखा। इतनी फिक्र प्रेरणा की तो नहीं होती थी आपको, जबकि उससे तो एंगेजमेंट तक हो गई थी आपकी, कुछ दिन में शादी तक होने वाली थी। फिर भी आप मत मानिए, पर सबको दिखता है कि पिछले 4-5 महीनों में सानवी के प्यार में उसके साथ से आप कितना चेंज हुए हैं। उन्होंने कहा तो व्योम बस खामोश रहा। क्या हुआ, कुछ गलत लगी क्या मेरी बात? उन्होंने सवाल किया तो व्योम कुछ उलझन भरे स्वर में बोला, जीजू, मुझे भी एहसास होता है अपनी फीलिंग्स का, कितनी ज़रूरी हो गई है वो, ये समझने लगा है मेरा दिल। पर सामर्थ्य बोला, क्या पर? सानवी को फीलिंग्स पता चली तो मुश्किल होगी। पास्ट में जो भी हुआ उसके बाद शायद ही वो प्यार और शादी जैसा रिश्ता अपनाए। उसे ज़रा भी भरोसा नहीं है अब इन रिश्तों पर। वो मायूसी से बोला, किसे भरोसा नहीं है? किस पर? काजल की आवाज़ आई, जिस पर व्योम बात बदलते हुए बोल पड़ा, कुछ नहीं दी, हम तो ऐसे ही रैंडम डिस्कशन कर रहे थे। कभी कहाँ है, किसके पास? वो सो रही है, वरना इतनी जल्दी मुझे फुर्सत थोड़ी मिलती। वो उनके पास बैठते हुए बोली, आप बातें कीजिए, मैं आता हूँ। कहकर व्योम अपना फ़ोन लेकर उठा और रूम में आ गया। उसने सानवी को कॉल किया तो 1-2 रिंग में ही रिसीव हुआ, पर सानवी की जगह मयंक की आवाज़ सुन वो हैरान हुआ। हेलो मयंक। मेरी बहन को कुछ ज़्यादा ही कॉल और टेक्स्ट नहीं करने लगे हो? अब वो मैं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो मयंक, हम बस। वो हड़बड़ा गया, उसे समझ नहीं आया कि मयंक को क्या जवाब दे, और मयंक मुस्कुरा रहा था उसे ऐसे देख। अच्छा, आराम से बहाना ढूंढ कर बताना। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हारी वजह से वो इतना संभली है। तुमने उसका साथ दिया, जो शायद मैं एक भाई की हैसियत से नहीं कर सकता था, और ना ही वो मुझसे कुछ शेयर करती।
बस अपना फ़र्ज़ निभा रहा था मैं। पर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ही आगे बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है। मयंक, कहना क्या चाहते हो? देखो, सानवी के साथ मैं रिश्ता रखूं, ये फैसला तुम्हारा था। तुम ही चाहते थे ना कि मैं उसका दोस्त बनकर उसका साथ दूं। तो क्या अभी तक बस दोस्ती ही है? मयंक ने सपाट लहजे में पूछा तो व्योम शांत पड़ गया। वो उससे झूठ नहीं बोल सकता था, पर मयंक का सख्त रवैया उसे देख काफ़ी अजीब लग रहा था। कुछ बोलने में ये सोचकर कि कहीं बात ना बिगड़ जाए। तुम्हारी खामोशी मुझे जवाब दे रही है डॉक्टर साहब, और आगाह कर दूं पहले से ही कि हमारी बुआ जी आई हैं, जो कि सानवी का रिश्ता कराना चाहती हैं। अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो बढ़िया है ना, आ जाओ शामिल होने हमारी खुशी में। और अगर कुछ है तब तो बस कुछ ही दिन का वक्त है, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं अगर सानवी की मर्जी के बिना कुछ हुआ तो। मैं रहूं या कोई और, पर फैसला इस बार बस उसका होगा। आ रहा हूं मैं। व्योम ने कुछ गुस्से से कहा तो कॉल कट कर दिया। उसकी बात सुन मयंक के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। मयंक ने सानवी को उदास देखा था कई बार, और वो सोच रहा था कैसे क्या करे कि सानवी आगे बढ़े। उसने ही व्योम से कहा था सानवी से दोस्ती करने का, और कहीं ना कहीं उसने भी नोटिस किया था एक एक पॉइंट, जिससे वो समझने लगा था कि सानवी व्योम के साथ काफ़ी खुश है और वो चाहता था उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताए। इसलिए उसने व्योम की फीलिंग्स पता करने के लिए जानबूझकर उससे ऐसे बात की थी, और अब वो मुस्कुरा रहा था व्योम की लास्ट बात सुनकर। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।